चैप्टर मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंप्लीट कर लिया है। आज हम उसके देखते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बिटन इनटू थिन शीट। इनमें से कौन सी ऐसी है जिनको हम थिन शीट्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर उनको थिन शीट्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास जितनी भी मेटल्स हैं सिर्फ वही उन्हीं को हम थिन शीट्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं, और जो ये प्रॉपर्टी है कि वो थिन शीट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, उस प्रॉपर्टी का क्या नाम था? उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम मेलिएबिलिटी। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो एक बार जाके जरूर देखो, वहां से आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इनमें से फर्स्ट कौन सी है मेटल्स? एक तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा जिंक, सेकंड दिया हुआ है हमारे पास फॉस्फोरस, थर्ड दिया हुआ है हमारे पास सल्फर, फोर्थ दिया हुआ है हमारे पास ऑक्सीजन। फॉस्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन ये क्या है हमारे पास? नॉन मेटल्स हैं। तो इनको तो हम थिन शीट्स के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ए इज करेक्ट आंसर। कि जिंक हमारे पास एक मेटल है, इसको हम थिन शीट्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ऑल द मेटल्स, कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट है हमारे पास ऑल मेटल्स आर डक्टाइल। नहीं, हमने कुछ एक्सेप्शंस भी देखे थे, तो ये तो हमारे पास करेक्ट नहीं है। ठीक है, सेकंड है हमारे पास कि ऑल नॉन मेटल्स आर डक्टाइल। ये भी हमारे पास गलत है, क्योंकि जरूरी थोड़ा ना है कि कोई नॉन मेटल्स तो हमारे पास कभी डक्टाइल हो ही नहीं सकती, वो हमारे पास क्या होते हैं? नॉन डक्टाइल। ठीक है, थर्ड है हमारे पास जनरली मेटल्स आर डक्टाइल। फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास सम नॉन मेटल्स आर डक्टाइल। अगर कोई भी नॉन मेटल डक्टाइल है तो उसको हम नॉन मेटल नहीं बोलेंगे ना, उसको हम क्या बोलेंगे? मेटल्स। और हमने एक्सेप्शंस भी देखे थे, वो सिर्फ मेटल्स के लिए देखी थी। ठीक है, तो हमारे पास ये स्टेटमेंट भी क्या है? इनकरेक्ट है। तो हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? थर्ड, कि जनरली मेटल्स हमारे पास डक्टाइल होती हैं। जनरली मेटल्स आर डक्टाइल। ठीक है, ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स, फर्स्ट है हमारे पास फॉस्फोरस इज ए डैश नॉन मेटल, इज ए डैश नॉन मेटल। सेकंड है हमारे पास मेटल्स आर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड डैश। थर्ड है हमारे पास आयरन इज अ डैश रिएक्टिव देन कॉपर। फोर्थ है हमारे पास मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस डैश गैस। फर्स्ट क्या है हमारे पास? फॉस्फोरस क्या है? एक रिएक्टिव नॉन मेटल है ये। फॉस्फोरस इज अ वेरी रिएक्टिव मेटल। सेकंड का आंसर आएगा हमारे पास मेटल्स आर कंडक्टर्स ऑफ। हमने सिर्फ दो चीज की बिहाफ पे ही कंडक्शन की बात की है ना, हीट के, और सेकंड था हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी के बेसिस पे। ठीक है, जो मेटल्स होते हैं वो हमारे पास गुड कंडक्टर होते हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के। थर्ड है हमारे पास आयरन इज अ रिएक्टिव, आयरन इज डैश रिएक्टिव देन कॉपर। आयरन होती है हमारे पास मोर रिएक्टिव होती है कॉपर से। ठीक है, इसलिए जो आयरन है वो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर से कॉपर को आसानी से डिस्प्लेस कर देती है। ठीक है, फोर्थ है हमारे पास मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स टू प्रोड्यूस डैश गैस। जब हम मेटल की एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो उस टाइम पे हमारे पास कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है? होती है हमारे पास हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये था हमारे पास आंसर थर्ड क्वेश्चन का। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। अगर ट्रूथ है तो हमें टी मार्क करना है, एंड एफ इफ इट इज फॉल्स। अगर फॉल्स है तो हमें इसको एफ से मार्क करना है। ठीक है,
सो फर्स्ट है हमारे पास जनरली नॉन मेटल्स आर रिएक्ट विद एसिड। ये हमारे पास ट्रू है या फॉल्स है? ये हमारे पास क्या है? फॉल्स है। तो इसको हम क्या करेंगे? एफ से मार्क करेंगे। ठीक है। सेकंड है हमारे पास सोडियम इज अ वेरी रिएक्टिव मेटल। ट्रू। कॉपर डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। क्या कॉपर जिंक को डिस्प्लेस कर सकती है? ये हमारे पास फॉल्स है। ठीक है, क्योंकि जिंक मोर रिएक्टिव होता है कॉपर से। ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारे पास कोल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। ये भी हमारे पास क्या है? फॉल्स है, क्योंकि कोल क्या है? हमारे पास एक नॉन मेटल्स है। और कभी भी आपने देखा होगा कि जो वायर्स हैं वो हमारे पास हमेशा किसकी? कॉपर की बनी होती है या फिर किसी ना किसी मेटल की बनी होती है। लेकिन कोयल क्या है हमारे पास? कोयल हमारा एक नॉन मेटल है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या होगा हमारे पास? फॉल्स। ठीक है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सम प्रॉपर्टीज आर लिस्टेड इन द फॉलोइंग टेबल, डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रॉपर्टीज। तीन बेसिस के, इन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हमें डिफ्रेंशिएट करना है मेटल्स को और नॉन मेटल्स को। ठीक है। सो फर्स्ट दे रखी है इन्होंने अपीयरेंस। जो मेटल्स होते हैं वो हमारे पास क्या होती हैं? शाइनिंग होती है इनके अंदर। और ये हमारे पास डल होती हैं। जो नॉन मेटल्स हैं उनके अंदर कोई शाइनिंग नहीं होती, जैसे कोयले का एग्जांपल ले सकते हो आप। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास हार्डनेस। जो मेटल्स होते हैं वो हमारे पास क्या होती हैं? जो मेटल्स हैं वो हमारे पास हार्ड होती हैं। और जो नॉन मेटल्स हैं वो इनके कंपैरिजन में क्या होती हैं? सॉफ्ट होती हैं। ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास मेलिएबिलिटी। जो मेटल्स हैं वो हमारे पास मेलिएबल होती हैं। मेलिएबल का क्या मतलब है? कि उनको हम थिन शीट्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन ये क्या आती है हमारे पास? नॉन मेलिएबल, कि हम इनको थिन शीट्स के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का क्या मतलब था? कि हम उनको थिन वायर्स के अंदर कन्वर्ट कर दें। तो मेटल्स को तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स हमारे पास नॉन डक्टाइल होती हैं। ठीक है। ये हमारे पास क्या होती हैं? नॉन डक्टाइल। और ये क्या होती है हमारे पास? डक्टाइल। फिफ्थ है हमारे पास हीट कंडक्शन। जो हमारे पास जो मेटल्स होती हैं वो हमारे पास हीट कंडक्ट करती हैं। गुड कंडक्टर ऑफ हीट। और जो हमारे पास नॉन मेटल्स हैं वो हमारे पास हीट को कंडक्ट नहीं करती, बैड कंडक्टर। ठीक है। सिक्स्थ है हमारे पास कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वैसे ये भी गुड कंडक्टर्स होते हैं। और जो नॉन मेटल्स हैं वो क्या होते हैं हमारे पास? बैड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है। तो ये तो था हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। अब देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास गिव रीजंस ऑफ द फॉलोइंग। ए, फर्स्ट है हमारे पास एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज टू रैप द फूड आइटम्स। ठीक है। हमें क्या बताना है? इनके रीजन देने हैं कि हम एल्यूमिनियम फॉइल का यूज खाना रैप करने के लिए क्यों करते हैं। ठीक है। सो अब हम उसका आंसर देख लेते हैं। इसका रीजन है कि हमारे पास जो एल्यूमिनियम है वो एयर के साथ रिएक्ट करके एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर सी बना लेता है। ठीक है। और फिर ये लेयर पता है क्या करती है? ये फर्दर हमारे पास जो एल्यूमिनियम है उसकी कोई रिएक्शन नहीं होने देती है। जो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बनी है ये फर्दर हमारे पास कोई और रिएक्शन नहीं होने देती एल्यूमिनियम की। ठीक है। किसी भी सब्सटेंस के से। इसीलिए हम जो एल्यूमिनियम फॉइल्स का यूज करते हैं खाना, जो फूड है उसको रैप करने के लिए, क्योंकि वो खाने के साथ रिएक्ट नहीं करता। ठीक है। सो एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद एयर टू मेक अ कोटिंग ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऑन इट। ठीक है। फिर क्या है? दिस लेयर प्रिवेंट्स
एल्यूमिनियम फ्रॉम फर्दर रिएक्शन विद एनी सब्सटेंस, कि ये लेयर हमारे पास फर्दर कोई और रिएक्शन ना हो किसी और सब्सटेंस के साथ, उसको रोक देती है। ठीक है। ड्यू टू दिस एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज्ड टू रैप फूड आइटम्स, इसीलिए जो एल्यूमिनियम फॉइल्स है उसका हम यूज करते हैं फूड की रैपिंग के लिए। बिकॉज इट डज नॉट रिएक्ट विद फूड, क्योंकि ये हमारे पास जो हमारा फूड है उसके साथ रिएक्ट नहीं करेगी। ठीक है। अब क्वेश्चन 6 का बी पार्ट देख लेते हैं। हमारे पास बी है हमारे पास इमर्शन रोड्स ऑफ हीटिंग लिक्विड्स आर मेड ऑफ मेटेलिक सब्सटेंस, कि जो हमारे पास जो इमर्शन रोड्स होती हैं हीटिंग लिक्विड्स के लिए वो हमारे पास मेटेलिक सब्सटेंस की ही क्यों बनी होती हैं, इसका हमें क्या देना है, रीजन देना है। फर्स्ट, जो हमारे पास जो ये मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट के, और इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। और जो इमर्शन रोड्स होती हैं उनको हमारे पास उन्हें ना जल्दी से हीटअप होना जरूरी होता है। ठीक है। और वो आसानी से मेल्ट नहीं होते किसी भी हाई टेम्परेचर के ऊपर, इसलिए जो हमारे पास जो ये इमर्शन रोड्स होती हैं हीटिंग लिक्विड्स की वो हमारे पास मेटेलिक सब्सटेंस की बनी होती हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास जो ये मेटल्स होती हैं वो गुड कंडक्टर्स होती हैं हीट की, और उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। और जो इमर्शन रोड्स है उनको जल्दी से हीटअप होना होता है, और वो आसानी से हाई टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं होती। ठीक है। सो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये गुड कंडक्टर होते हैं हीट के और इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। इमर्शन रोड्स नीड्स टू हीट अप क्विकली एंड शुड नॉट मेल्ट एट हाई टेम्परेचर, कि ये रोड जल्दी से हीटअप हो जाती हैं और आसानी से मेल्ट नहीं होती हैं हाई टेम्परेचर के ऊपर, इसलिए जो इमर्शन रोड्स होती हैं हीटिंग लिक्विड्स की वो हमारे पास मेटेलिक सब्सटेंस की बनी होती है। ठीक है। अब इसका 6 पार्ट देखते हैं। 6 है हमारे पास कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, क्यों? क्योंकि कॉपर जो है वो हमारे पास लेस रिएक्टिव होती है देन जिंक से। अब हमने एक पढ़ा था हमारी जो इस चैप्टर की जो प्रीवियस क्लासेस आई थी उसमें मैंने बताया था कि जो जिंक होती है वो हमारे पास मोर रिएक्टिव देन होती है कॉपर से। तो जो मोर रिएक्टिव मेटल्स होते हैं सिर्फ वो ही लेस रिएक्टिव मेटल्स को डिस्प्लेस कर सकती हैं, ना कि जो लेस रिएक्टिव मेटल्स है वो जो मोर रिएक्टिव मेटल्स है उनको डिस्प्लेस नहीं कर सकती। ठीक है। तो हमारे पास जो कॉपर है वो हमारे पास लेस रिएक्टिव है जिंक से, इसलिए कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकती। ठीक है। अब देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट पार्ट। इसका 4th पार्ट है हमारे पास सोडियम एंड पोटाशियम आर स्टोर्ड इन केरोसिन, क्यों? क्योंकि हमारे पास जो ये सोडियम और पोटाशियम है ये हाईली रिएक्टिव होते हैं और वाटर के अंदर ये बिल्कुल ही विगोरसली रिएक्ट करते हैं एवन रूम टेम्परेचर पे भी। ठीक है। कि जो सा अगर हम इन मेटल्स को ऐसे ही रख दे पानी के कांटेक्ट में ही आ जाएं तो हमारे पास बहुत ही हार्मफुल रिएक्शन होगी सिर्फ नॉर्मल किसी भी रूम टेम्परेचर के ऊपर। द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन से होते हैं? जिसके अंदर हाई अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है। ठीक है। तो इन विगोरसली का मतलब क्या होता है कि लार्ज अमाउंट में हीट निकलना। तो उसकी वजह से क्या होगा, ये रिएक्शन हमारे पास एक्सोथर्मिक होगी और जो रिएक्शन मिक्सचर है वो आसानी से फायर कैच कर लेता है, मीन्स आसानी से उसके अंदर आग लग जाती है। इसलिए जो सोडियम और पोटाशियम है उसको हम केरोसिन के अंदर स्टोर करते हैं ताकि जो ये मेटल्स हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट ना करें। ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन 6 के जो 4 पार्ट्स है उनके रीजंस। ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन यू स्टोर पिकल इन एन एल्यूमिनियम यूटेंसिल? एक्सप्लेन, कि क्या आप जो अचार है उसको किसी भी एल्यूमिनियम के जार वगैरह में स्टोर कर सकते हो, और अपने जो आंसर को है उसको एक्सप्लेन करो। ठीक है। सो इसका आंसर देख लेते हैं कि जो हमारे पास जब मेटल है वो रिएक्ट करती है जब किसी भी एसिड के साथ, वो हमारे पास हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगी, और जो ये अचार होता है हमारे पास उसके अंदर हाई अमाउंट में एसिड प्रेजेंट होता है, और वो एसिड आसानी से मेटल्स के साथ रिएक्ट कर लेगा, और इसीलिए जो
अचार है हमारा, उसको हम एल्यूमिनियम यूटेंसिल के अंदर स्टोर नहीं करते। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। वी नो दैट मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, कि हमें पता है कि जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो हमारे पास हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। जैसे हमारे पास लेमन पिकल है, कि जो नींबू का अचार है, उसके अंदर हाई अमाउंट ऑफ एसिड है, मीन्स हाई अमाउंट में एसिड प्रेजेंट है उसके अंदर, एंड द एसिड कैन इजिली रिएक्ट विद एल्यूमिनियम, और वो जो एसिड है वो आसानी से एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कर सकता है। तो और हम जो हमारे फूड है उनको ऐसे कंटेनर्स के अंदर रखते हैं जिनके अंदर जो हमारा फूड है वो रिएक्ट ना करें उस जार के अंदर या फिर उस कंटेनर से रिएक्ट ना करें। ठीक है, तो इसलिए हम जो हमारा पिकल्स है उसको हम एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स के अंदर स्टोर नहीं करते। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन द फॉलोइंग टेबल सम सब्सटेंसेस आर गिवन इन कॉलम 1, इन कॉलम 2 सम यूजर्स आर गिवन, मैच द आइटम्स इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2, कि आपके पास ये कॉलम 1 और कॉलम 2 दिया हुआ है, इनके अनुसार इनको आपस में मैच करना है। ठीक है, फर्स्ट है हमारे पास गोल्ड। गोल्ड से थर्मोमीटर नहीं बन सकता, इलेक्ट्रिक वायर्स भी नहीं बन सकती, फूड रैपिंग के लिए भी अंदर इसका यूज नहीं होता, इतना कॉस्टली होता है फूड रैपिंग के लिए, कहाँ यूज करेंगे हम इसका। ठीक है, फोर्थ है हमारे पास ज्वेलरी। हाँ, गोल्ड का हम ज्वेलरी बनवा सकते हैं। अगर आपके घर में मम्मा है, सिस्टर है, तो उनकी ज्वेलरी देखोगे आप गोल्ड की बनी होती है। ठीक है, बी है हमारे पास आयरन। आयरन का हम कहाँ यूज कर सकते हैं? थर्मोमीटर के अंदर नहीं, इलेक्ट्रिक वायर्स के अंदर नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक वायर्स किसकी बनी होती है? जनरली कॉपर की। थर्ड है हमारे पास रैपिंग फूड, नहीं, क्योंकि आयरन बहुत हैवी होता है और ये मेटल फूड के साथ रिएक्ट कर लेगा। ठीक है, तो इसके अंदर भी नहीं। फिफ्थ है हमारे पास मशीनरीज। यस, जो आयरन है उसको हम यूज करते हैं मशीनरीज के अंदर। फिर थर्ड सी है हमारे पास एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का कहाँ यूज करते हैं हम? एल्यूमिनियम फॉइल का फूड की रैपिंग के अंदर। फोर्थ क्या है हमारे पास? कॉपर। कॉपर क्या है, क्या होती है हमारे पास? इलेक्ट्रिक वायर्स बनी होती है, तो कॉपर का हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक वायर्स के अंदर, तो ये इसके साथ मैच करेगा। एक रह गया हमारे पास कार्बन। कार्बन का कहाँ यूज होता है? हम फ्यूल्स वगैरह में, जैसे जो कोयला है, पेट्रोलियम है, वो कार्बन से ही मिलकर बनी है ना। जो कोयला उसके अंदर हाई अमाउंट में कार्बन ही है। ठीक है, फिफ्थ नेक्स्ट है हमारे पास मरकरी एक ही बचा है हमारे पास, तो जो हमारे पास जो थर्मोमीटर्स होते हैं वो हमारे उनके अंदर मरकरी यूज होता है। ठीक है, एक बार इसका वैसे आंसर लिख लेते हैं। ए के साथ कौन सा मैच हुआ हमारा? ए के साथ गया हमारा फोर्थ वाला। बी के साथ कौन सा मैच किया? बी के साथ गया फिफ्थ वाला। सी के साथ, सी किसके साथ गया? थर्ड के साथ। एंड डी किसके साथ गया हमारा? डी गया हमारा सेकंड के साथ। ई किसके साथ गया हमारा? ये गया हमारा सिक्स्थ के साथ। एफ किसके साथ गया हमारा? एफ गया हमारा फर्स्ट के साथ। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन 8। ठीक है, आसान से रहा है ना। और अगर आपने वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज जाके देखो, उनसे आप पढ़ोगे ना तो आप डेफिनेटली एनसीईआरटी के क्वेश्चन सारे सोल्व कर सकते हो। ठीक है, और फिर भी कुछ डाउट आए तो ये वीडियो तो है ही आप लोगों के लिए। सो नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज पोर्ड ऑन ए कॉपर प्लेट, कि क्या होगा जब हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को हम कॉपर की प्लेट के अंदर डाल देंगे। ठीक है, सो जब हम कॉपर के डालते हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को डालेंगे हम कॉपर की प्लेट पे, तो हमारे पास क्या इफेक्ट आता है? तो जब कॉपर है हमारे पास वो जनरली रिएक्ट नहीं करता डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो हमारे पास कोई रिएक्शन नहीं देगा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को हम कॉपर प्लेट के अंदर डालेंगे तो हमारे पास कोई रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन जब हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को हम कॉपर की प्लेट के ऊपर डालेंगे
तब हमारे पास रिएक्शन होगी और उसमें क्या होगा, हमारे पास हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगी। ठीक है, और हमारे पास ये रिएक्शन होगी। ध्यान रखना है कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कॉपर कोई रिएक्शन नहीं देता है। ठीक है, लेकिन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब कॉपर रिएक्ट करता है तो हमारे पास ये रिएक्शन आती है। ठीक है, और किसकी फॉर्मेशन होती है, हाइड्रोजन गैस की। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट पार्ट इसका। सेकंड पार्ट था हमारे पास, आयरन नेल्स आर प्लेस्ड इन ए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, राइट वर्ड इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व। कि हमने जो आयरन के लोहे के जो कील होती हैं उनको हमने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर रख दिया। ठीक है, और फिर उसकी वर्ड इक्वेशन लिखनी है कि क्या रिएक्शन होगी। अब हम जब जो लोहे की कील हैं उसको कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर रखेंगे तो हमारे पास जो ये ब्लू कलर का कॉपर का सॉल्यूशन है उसका कलर चेंज हो जाएगा, लाइट ग्रीन कलर, वो लाइट ग्रीन कलर का हो जाएगा। ये क्यों हुआ, क्योंकि हमारे पास जो आयरन है वो मोर रिएक्टिव होती है, हमारे पास जो आयरन है वो मोर रिएक्टिव होती है देन कॉपर से। तो आयरन आसानी से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगी और कॉपर को डिस्प्लेस कर देगी तो हमारे पास क्या रिएक्शन होगी, ये Fe आसानी से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगी तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, FeSO4 हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉपर। तो ये हमारे पास ये रिएक्शन होगी। ठीक है, तो हमारे पास जो आयरन है उसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और हमारे पास आयरन सल्फेट बन गया और साथ में कॉपर निकल गया। ठीक है, तो ये थी इसकी वर्ड फॉर्म में इक्वेशन। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, Sloane took a piece of burning charcoal and collected the gas evolved in a test tube। कि स्लोनी ने पीस लिए बर्निंग चारकोल के और उसमें से जो गैस निकली उसको उसने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर ले लिया। ठीक है, तो फर्स्ट तो है हमारे पास कि हाउ विल शी फाइंड द नेचर ऑफ द गैस, कि वो उसकी कौन जो गैस निकली है उसके नेचर को किस तरीके से डिफाइन करेगी। ठीक है, उसको किस तरीके से पता करेगी कि इस गैस की ये नेचर है। सेकेंड है हमारे पास, राइट डाउन द वर्ड इक्वेशन ऑफ ऑल द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन दिस प्रोसेस, कि उनकी वर्ड इक्वेशन लिखनी है। फर्स्ट है हमारे पास कि स्लोनी क्या करेगी, उसने लिया कि वेट लिटमस पेपर लिया, मान लिया उसने ब्लू कलर का लिया और जो गैस निकली है उसके पास रख दिया उसने उसको, तो हमारे पास क्या होगा, वो लिटमस पेपर रेड के अंदर चेंज हो जाता है। तो वो क्या इंडिकेट करता है कि वो गैस हमारे पास क्या है, एसिडिक नेचर की है। अब अगर मानो कि वो चारकोल वगैरह या फिर बिल्कुल स्पेसिफाई कि वो आपको कह दे कि जो लिटमस पेपर हमने आपको रेड वाला दिया था वो ब्लू के अंदर चेंज हो गया और जो गैस निकली है वो किस नेचर की होगी, तो आप कैसे बताओगे। अगर वो रेड से ब्लू के अंदर चेंज हुआ तो वो क्या इंडिकेट करता है, हमारे पास बेसिक नेचर शो करता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, जब स्लोनी ने वो लिटमस पेपर को जो गैस निकले उसके पास रखा तो वो क्या हो गया, वो लिटमस पेपर हमारे पास रेड के अंदर चेंज हो गया। तो वो दिखाता है हमारे पास कि जो हमारे पास जो गैस निकले वो क्या है, कैसे हमारे पास एसिडिक नेचर की है। बी हमारा क्या था कि उसको हमें वर्ड की इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। अब चारकोल लिया था, चारकोल क्या है हमारे पास कार्बन से मिलकर बना होता है, रिएक्ट करेगा, उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करी तो वो क्या करेगा, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करेगा। अब वेट फॉर्म में लिटमस पेपर है तो हमारे पास वो क्या होगा, H2O के साथ रिएक्ट होगा। तो हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या देती है, कार्बोनिक एसिड। इसी की वजह से हमारे पास जो ब्लू लिटमस पेपर था वो हमारे पास रेड के अंदर चेंज हो गया था। ठीक है, और वही उसका एसिडिक नेचर को शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वन डे रीटा वेंट टू ज्वेलर्स शॉप विद हर मदर। कि रीटा एक दिन अपनी मम्मी के साथ ज्वेलरी की शॉप पे गई। हर मदर गिव ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी टू द गोल्ड स्मिथ टू पॉलिश। उसकी मम्मा ने क्या किया, जो उनकी पुरानी गोल्ड की ज्वेलरी थी वो उन्होंने सुनार को पॉलिश होने के लिए दी। नेक्स्ट डे व्हेन दे बोट द ज्वेलरी बैक दे फाउंड दैट देयर वाज अ स्लाइट लॉस इन इट्स वेट। उन्होंने देखा कि उसके वेट में ना कुछ कमी आ गई है।
ठीक है। कैन यू सजेस्ट अ रीजन फॉर द लॉस ऑफ वेट, कि क्या आप कोई रीजन बता सकते हो कि किस कारण से वो वेट कम हो गया उस ज्वेलरी का। ठीक है। जनरली हमारे पास जो ज्वेलर्स होते हैं वो एक्वारीजिया का यूज करते हैं किसी भी ज्वेलरी को साफ करने के लिए। ठीक है। तो उसकी और जो हमारे पास जो गोल्ड है वो हमारे पास क्या है, एक इनर्ट मेटल है जो रिएक्ट नहीं करती किसी भी एसिड के साथ। ठीक है। इनर्ट मेटल्स होती हैं जो किसी के साथ रिएक्ट ना करें। लेकिन एक्वारीजिया एक मिक्सचर होता है हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और नाइट्रिक एसिड का, जिनकी अमाउंट होती है हमारे पास 3:1, कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो 3 टाइम्स ज्यादा होता है नाइट्रिक एसिड से। ठीक है। तो वो क्या करेगा कि हमारे पास जो गोल्ड और सिल्वर है अगर हम इनको डिसॉल्व कर देते हैं तो उसमें से कुछ ना कुछ अमाउंट में गोल्ड लॉस हो जाता है जब हम उस ज्वेलरी को साफ करते हैं। ठीक है। उसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, कुछ ना कुछ वेट का लॉस हो जाता है। ज्वेलरी का वेट जो है कम हो जाता है। ठीक है। तो ये था हमारे पास रीजन। एंड फ्रैंकली वो बोलूं तो इतने बड़े क्वेश्चन है, जब मैं थी 8th क्लास में तो हम पता है क्या सोचते थे कि इतना बड़ा क्वेश्चन है टीचर कैसे लिखेगा, हाथ दुख जाएंगे, तो ये क्वेश्चन तो आएगा ही नहीं, लीव कर देते हैं। सो इज अप टू यू कि आपको लीव करना है या फिर नहीं करना है। मैंने आप लोगों को समझा दिया। ठीक है। ये इसका आंसर है। अब इस चैप्टर के कुछ एमसीक्यूज भी हैं, वो भी देख लेते हैं। क्या पता 1-2 नंबर में आपके पास क्वेश्चन आ जाए ऐसे भी। ठीक है। फर्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग वायर्स, कौन सी मेटल्स का हम यूज करते हैं वायर्स बनाने के लिए, आयरन, कॉपर, गोल्ड या फिर ऑल ऑफ द अबव। वायर्स हैं तो वायर्स तो हम किसी की भी बना सकते हैं, लेकिन जनरली हम जो वायर्स यूज करते हैं घर में वो किसकी होती है, हमारे पास कॉपर की बनी होती है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डज नॉट रिएक्ट इवन कंसंट्रेटेड HCl, कि हमारे पास कौन सी मेटल है इनमें से जो कंसंट्रेटेड HCl के साथ भी रिएक्ट नहीं करती। वो होती है हमारे पास कॉपर की। ठीक है। कॉपर एक ऐसी मेटल्स है जो कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करती है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल रिएक्ट्स विगोरसली विद वाटर, कि वाटर के साथ विगोरसली कौन सी मेटल रिएक्ट करती है। जिंक तो नहीं करती, ना कॉपर करती है। वो होती है हमारे पास जो सोडियम है वो हमारे पास विगोरसली रिएक्ट करती है वाटर के साथ। जब आप देखोगे सोडियम की रिएक्शन करवाओगे वाटर के साथ तो जहाँ पे आप वो मिक्सचर बनाते हो वो बीकर या फिर वो कंटेनर हमारे पास साइड से गर्म हो जाता है। ठीक है। और बहुत ध्यान से रिएक्शन करवाई जाती है। विच मेटल्स इज जनरली यूज्ड फॉर मेकिंग अ सुइंग नीडल, आपने घर में देखा होगा जो सुई होती है जिसे हम बटन वगैरह लगाते हैं या फिर सिलाई वगैरह करते हैं, अगर ज्यादा दिनों तक उसका हम ध्यान ना रखें तो उसके ऊपर जंग लग जाता है। वो जंग किस पे लगता है, आयरन पे लगता है ना। तो वो किसकी बनी होती है हमारे पास, आयरन की। जो सुइंग नीडल होती है वो हमारे पास आयरन की होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच मेटल इज यूज फॉर मेकिंग द फिलामेंट ऑफ बल्ब, जो बल्ब के अंदर जो फिलामेंट लगा होता है, जैसे ये हमारे पास हमारा बल्ब है उसके अंदर कुछ इस तरीके का वायरिंग सी होती है, वो हमारे पास जो वायर होती है वो हमारे पास होती है टंगस्टन की बनी होती है। ठीक है। तो ऑप्शन 2 इज राइट, कि जो हमारे पास जो बल्ब के अंदर जो फिलामेंट लगा होता है वो हमारे पास टंगस्टन का बना होता है। विच मेटल इज यूज्ड इन थर्मोमीटर, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि थर्मोमीटर किस मेटल का बना होता है, उसके अंदर हम कौन सी मेटल का हम यूज करते हैं थर्मोमीटर का, वो होता है हमारे पास मरकरी। जैसे ये आपका थर्मोमीटर है तो उसके ऊपर पे यहाँ पे ऐसे कुछ गोल सा बना होता है, वो हमारे पास किसका होता है, वो मरकरी का। ठीक है।
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज मोस्ट रिएक्टिव मेटल। कौन सी रिएक्शन ऐसी है जो हाईली रिएक्टिव है? वो होती है हमारे पास सोडियम की। सोडियम हमारे पास मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल्स विद लस्टर। कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है हमारे पास नॉन मेटल का जो लस्टर्स भी हो, मीन्स चमकदार भी हो, लेकिन नॉन मेटल्स में कोयला तो डल होता है, क्लोरीन और फॉस्फोरस भी डल्स होते हैं, तो हमारे पास रहता है हमारे पास ग्रेफाइट। जो ग्रेफाइट होता है वो हमारे पास लस्टर्स होता है, मीन्स उसके अंदर शाइनिंग होती है। वो नॉन मेटल तो ये है ही, तो ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज द लेस रिएक्टिव मेटल्स। कि इनमें से कौन सी मेटल जो लेस रिएक्टिव। जिंक तो हमारे पास मेटल से रिएक्टिव होती है, कॉपर भी रिएक्टिव है, आयरन्स की भी हम रिएक्शंस देखते हैं, लेकिन जो गोल्ड है वो गोल्ड क्या होता है हमारे पास लेस रिएक्टिव होता है इन सब के कंपैरिजन में। ठीक है, आपने देखा होगा अगर गोल्ड रिएक्टिव होता तो हम इसके ऐसे ज्वेलरीज वगैरह तो नहीं यूज कर सकते, फिर तो हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं रिएक्ट करके या फिर एयर में से किसी भी गैस के साथ रिएक्ट करके हमें हार्म पहुंचा सकती थी ना। तो इसलिए जो गोल्ड है वो हमारे पास क्या है, लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। अब बस ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और देख लेते हैं, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हमारा। ठीक है, सो फर्स्ट हमारे पास की मेटल्स क्या होते हैं। मेटल्स वो सब्सटेंस होते हैं जो हमारे पास लस्टर्स हो, लस्टर्स मीन जिनमें चमक हो, स्नोरस जिनमें से आवाज आती हो, जो रिंगिंग साउंड देते हो, डक्टाइल्स हो मीन्स जो थिन वायर्स के अंदर जिनको हम कन्वर्ट कर सके, एंड गुड कंडक्टर होने चाहिए हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के। वो सब्सटेंस को बोलते हैं हम मेटल्स। मेटल इज ए सब्सटेंस विच इज लस्टर्स, स्नोरस, डक्टाइल एंड इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स इसके बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा मेटल्स के। नॉन मेटल क्या होते हैं, वो सब्सटेंसेज हैं जो नॉन लस्टर्स हो, जिनके अंदर चमक ना हो, नॉन स्नोर्स जिनके अंदर कोई आवाज ना हो, नॉन डक्टाइल में जिनको हम वायर्स के अंदर कन्वर्ट ना कर सके, एंड ये बैड कंडक्टर होते हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के। वो क्या होते हैं हमारे पास नॉन मेटल्स। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मिलिएबिलिटी। मिलिएबिलिटी से क्या मतलब था हमारे पास कि उसको हम थिन शीट्स के अंदर कन्वर्ट कर दें। ठीक है, metals can be beaten into thin sheet. This ability is known as malleability. ठीक है, उस एबिलिटी को बोलते हैं हम malleability. फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, what do you understand by ductility? ductility से आप क्या समझते हो। ductility हमारे पास का मतलब है कि हम उसको थिन वायर्स के अंदर कन्वर्ट कर दें। ठीक है, metals can be drawn into thin wires. This ability is called डक्टिलिटी। उस एबिलिटी को हम क्या बोलेंगे, डक्टिलिटी। फिफ्थ हमारे पास, व्हाट इज सोनोरिटी। सोनोरिटी क्या मीन्स क्या थी, कोई साउंड आनी चाहिए। ठीक है, और मेटल्स के अंदर जनरली क्या होती है, रिंगिंग साउंड होती है। सो मेटल्स प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड्स व्हेन बीटन विथ समथिंग। अगर हम मेटल्स को किसी की हेल्प से मारते हैं तो उसमें से रिंगिंग साउंड निकलती है, और उस एबिलिटी को बोलते हैं हम सोनोरिटी। ये सारी चीजें मैंने अपनी जो मैंने चैप्टर पढ़ाया था डिटेल में, तो मैंने आप लोगों को बताई थी, बस अभी क्वेश्चंस की फॉर्म में आ रही है ताकि आप उनकी डेफिनेशन आसानी से लिख सको। अगर एग्जाम में पूछे आपसे तो आप उनको प्रॉपर वर्ड्स के अंदर लिख सको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज लस्टर। लस्टर क्या होता है, हमारे पास एक शाइनिंग होती है मेटल के अंदर, उसको बोलते हैं हम लस्टर। ए टिपिकल साइन ऑन ए मेटल इज कॉल्ड लस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज केमिकल फॉर्मूला ऑफ आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड का क्या फॉर्मूला है, आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Fe2O3। ये कहाँ पे देखा था हमने, रस्टिंग ऑफ आयरन का जब मैंने एग्जाम्पल दिया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, वो होता है हमारे पास मैग्नीशियम और साथ में ऑक्सीजन। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड। कॉपर हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है हमारे पास CuOH का ट्वाइस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉपर कार्बोनेट। कॉपर का कार्बोनेट का होता है हमारे पास कॉपर एंड कार्बोनेट, या कार्बोनेट होता है और ये हमारे पास कॉपर हो गया। ठीक है,
सो ये था मेरी ओर से आप लोगों का 4 चैप्टर्स मटेरियल्स, मेटल एंड नॉन मेटल फॉर क्लास 8th। यहाँ पे आपके मैंने सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन सोल्व करवा दिए, जितने भी आपके एमसीक्यूज बनते थे या फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बनते थे, सबका मैंने सॉल्यूशन दे दिया। अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हो, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी आपकी हेल्प की है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।